अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वो कल मैंने इन पे एक सवाल लिखवाया था, तो दूसरी क्लास में ना सुबह वो डिस्कस करते हुए मुझे लगा कि शायद ना अभी भी कुछ क्लैरिटी में कमी है, तो मैं वही सवाल दोबारा आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर सब क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा डिस्कस कर ही लेता हूँ। वैसे भी फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी, लिखी भी थी आपने। वो सारे एसेट्स जो या तो कैश है, या फिर इन्वेस्टमेंट इन किसी कंपनी के शेयर्स है, या फिर रिसीवेबल है, लेकिन रिसीवेबल भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव, और रिसीव व्हाट, रिसीव कैश, कैश या कोई और फाइनेंशियल एसेट, तो लेकिन आपके लेवल पे कैश ही काफी है। और फाइनेंशियल लायबिलिटी है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे। एक और लिंक दिखाता हूं, शायद काम की बात लगे, नहीं तो कोई बात नहीं। एक कंपनी के पास कुछ कैश पड़ा हुआ है और कुछ इसने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कंपनी बी की हुई है, और एक इसने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ कंपनी सी किया हुआ है, और चलो एक इसका डेटर आ रहा है, और ये जो डेटर है ये इसका कंपनी डी है। ये कंपनी ए की कहानी है। इस ट्रांजैक्शन के करने से इसका कंपनी बी से क्या रिश्ता जुड़ गया? ये इन्वेस्टर है, यानी उसका शेयर होल्डर है, और कंपनी बी के हिसाब से देखें तो इसकी इक्विटी जनरेट हो गई। तो इनका आपस में जो कनेक्शन बन गया इस कॉन्ट्रैक्ट से, इसका एसेट, इसकी इक्विटी। कंपनी सी के डिवेंचर हैं इसके पास, कंपनी सी के साथ इसका रिलेशन क्या बन गया? ये इसका लेंडर है और इसके पास ये लायबिलिटीज में डिवेंचर्स आ रहे हैं, तो इनका आपस में कनेक्शन ये बना कि इसका एसेट है, इसकी लायबिलिटी है। कंपनी डी, इसकी बुक्स में आ रहे होंगे क्रेडिटर्स, है ना, तो इसके लिए एक रिसीवेबल एसेट, और इनका आपस में कनेक्शन ये जुड़ा कि इसका रिसीवेबल है तो इसकी लायबिलिटी है। ये क्या है? ये दूसरे का क्या है? हैं? तो दूसरे का क्या है? कौन दूसरा है? दूसरे का कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे जनरली तो हाँ ऐसा ही है, तभी डेफिनेशन के अंदर इसको कैश कह दिया गया अलग से, और ये अलग से इसलिए रखा इनसे, इसको इनसे अलग इसलिए कहा हुआ है क्योंकि इसके पास राइट टू रिसीव कुछ नहीं है, बस वो ओनर है दूसरे का। हाँ, इसकी तरफ से देखेंगे तो इसके लिए इक्विटी है। इन दोनों में कॉमन बात क्या है कि ये दूसरे की लायबिलिटी है, उसकी ऑब्लिगेशन टू पे है, इसका राइट टू रिसीव है। और अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो दफा करना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसकी ये लायबिलिटी है। कैश के ऊपर क्या लिखा होता है? हामिल हादा को मुतालबे पे अदा किया जाएगा। तो जो हमारा कैश होता है ना, वो हमारा स्टेट बैंक से हक होता है, तो उसकी लायबिलिटी है, हमारा एसेट है। लेकिन खैर जाने दें, ऊपर से जा रहा है तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ये बनाई गई कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके नतीजे में दो पार्टीज के दरमियान जो कनेक्शन जुड़ रहा है, एक का वो एसेट है, दूसरे की या तो इक्विटी है, या फिर एक का एसेट है तो दूसरे की लायबिलिटी। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। अब इसके नतीजे में एक पार्टी की बुक्स में फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो रहा है, दूसरी पार्टी की बुक में या तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो रहा है। फिर अगली डिस्कशन में चला गया था कि फाइनेंशियल एसेट, बल्कि नहीं उससे पहले वो कल वाला सवाल, फाइनेंशियल एसेट या तो कैश है
या किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, क्यों कह रहे हैं हम उसको फाइनेंशियल एसेट? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में एक का एसेट रिसीव हो गया, क्रिएट हो गया, दूसरे की इक्विटी। ये डेफिनेशन थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। तो फाइनेंशियल एसेट या तो कैश है, या दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट है, या फिर वो रिसीवेबल है जो कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में बना है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। ये फाइनेंशियल एसेट की तीन शक्लें हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी की एक ही शक्ल है, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कल वाली मिसालों पे आते हैं। पहली मिसाल क्या थी? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट क्यों है? क्योंकि हमारा ट्रेड रिसीवेबल एसेट क्यों होता है? कि पैसे लेने होते हैं। क्यों लेने पैसे? क्योंकि सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, चीजें बेची थी, इसलिए पैसे लेने हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव है, हाँ है, तो ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स क्यों है फाइनेंशियल एसेट? क्योंकि हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, मतलब हमने उनको लेंडर बन के पैसे दिए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि वो हमारे पैसे वापस करेगा, तो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, इसलिए इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर फाइनेंशियल एसेट है। अगला, लीज रिसीवेबल। ये क्यों रिसीवेबल है? लेसी से पैसे लेने। क्यों पैसे लेने? लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे दरमियान, तो ये भी फाइनेंशियल एसेट है। हाँ, फाइनेंशियल एसेट जरूर है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग IFRS 9 ने नहीं सिखानी, वो IFRS 16 ने सिखानी, लेकिन है ये फाइनेंशियल एसेट। आगे, राइट ऑफ यूज, ROU, ये फाइनेंशियल एसेट, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ हुआ, लेकिन हमारा राइट टू रिसीव कैश नहीं है। राइट टू यूज बिल्डिंग है, राइट टू यूज गाड़ी है, कैश लेने का राइट नहीं है, तभी तो इसको हम PPE बना रहे होते हैं। तो राइट ऑफ यूज फाइनेंशियल एसेट नहीं है। अगला, इनकम टैक्स पेएबल। अब पेएबल बेशक है ये ऑब्लिगेशन, लेकिन क्या गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया हमने जिसका टैक्स देना है? ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, यानी जबरदस्ती कानूनी हमारे पर जिम्मेदारी लगाई गई है। तो लायबिलिटी है, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। तो इसलिए इनकम टैक्स पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। इन्वेंट्री, ये बेच के पैसा भी तो मिलेगा, लेकिन बेचा थोड़ी है। जब तक इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है तो हमारा हक है किसी से पैसे लेने का? नहीं, तो इसलिए ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल होता तो वो बिल्कुल फाइनेंशियल एसेट होता। प्रीपेड इंश्योरेंस एक खर्चा है जो हो चुका, और हम उसको एक्सपेंस मान रहे थे कि बीच में आ गया अकाउंटिंग एरर, उसने कहा नहीं अभी ठहर जाओ, तो वो जो अगले साल से रिलेटेड था उसको फिलहाल एसेट कह दिया, तो कल को हमें उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। वो तो एक्सपेंस है जिसको हमने प्री पेमेंट कहा है अभी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है जो कल एक्सपेंस बन जाएगा, इसलिए अभी एसेट कहा है कि कल एक्सपेंस बनेगा, पैसे नहीं मिलने। पैसे तो तब मिलेंगे अगर कोई एक्सीडेंट होगा, फिर वो क्लेम इंश्योरेंस वालों से करेंगे, फिर वो हाँ बोलेंगे, फिर हम अपने पास एसेट डेबिट करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, वो फाइनेंशियल एसेट होगा। आगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। अच्छा, इसमें वो सुबह वाले सेक्शन में एक बच्चे ने कहा था, चलो मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूं कि इससे हमें रेंट मिलना है, तो वो तो रेंट लेना हमारा हक है। तो वो तो अगर हमने रेंट रिसीवेबल बैलेंस शीट में शो किया हो तो वो है फाइनेंशियल एसेट। वो बिल्डिंग थोड़ी फाइनेंशियल एसेट है, बिल्डिंग तो हमारा एसेट, हम यूज कर रहे हैं उसको, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है फाइनेंशियल एसेट। आगे, ट्रेड पेएबल्स क्यों है फाइनेंशियल लायबिलिटी? क्योंकि उसने चीजें खरीदी थी, कॉन्ट्रैक्ट था कि पैसे देने, तो इसलिए वो ट्रेड पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी है। सेल्स टैक्स रिफंडेबल, ये भी गवर्नमेंट का पेएबल या रिसीवेबल है, ये स्टैट्यूटरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में नहीं है, तो इसलिए ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, हमें कस्टमर से पैसे मिल गए थे, उसके बदले हमारी जिम्मेदारी है गुड्स देने या सर्विसेज देने की, कैश नहीं देना है हमने, तो इसलिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। लीज लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इनमें से स्टिल किसी को कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है? क्योंकि ये चीजें जो मैंने अभी डिस्कस किया ना, ये MCQ मटेरियल है, यानी MCQs में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इन मिसालों में से कोई कंफ्यूजन बाकी अभी? फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट क्लियर। फाइनेंशियल एसेट की हेडिंग दी, फाइनेंशियल एसेट की क्लासेस पढ़ी। क्लासेस क्यों बना रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स की? क्योंकि सबकी अकाउंटिंग अलग अलग है। तो क्लासेस बनाने के लिए पहले एसेट को मजीद दो हिस्सों में बांटा, वो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की इक्विटी है, और वो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की लायबिलिटी है। अगर वो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की इक्विटी है, इसकी दो क्लासेस हैं, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। और वो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की लायबिलिटी है, उसकी तीन क्लासेस हैं, अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अगर अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट क्लास रखनी है तो दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि इरादा है उसको बस होल्ड रखने का ताकि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज मिलें, और दूसरा कि जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कब कब कितने कितने पैसे मिलने हैं, और वो जो पैसे मिलने हैं
वो SPPI होने चाहिए, सोलली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। और ये मैंने कल टर्म बोल दी थी ना SPPI, ये सीफैब में एक सवाल में टेस्ट हुई थी पिछले साल, तो हो सकता है आपको वो, क्योंकि सीफैब के सवालों से मुतासर हो गए तो कैफ के सवाल बन रहे होते हैं, उन्हीं को थोड़ा बहुत चेंज करके ना तो कैफ 5 के सवाल बन जाते हैं। अच्छा, इसी तरह ना पहली कंडीशन का भी एक नाम लिख लें, इसको बिजनेस मॉडल टेस्ट कहते हैं। ये भी हो सकता है कहीं नाम आपको मिल जाए, दोनों में, यानी एमोर्टाइज कॉस्ट में भी और फेयर वैल्यू थ्रू OCI में भी। पहली कंडीशन पूरी हो रही है ना तो उसको कहते हैं कि बिजनेस मॉडल टेस्ट पूरा हो गया, और दूसरी कंडीशन पूरी हो रही हो तो कहते हैं कि SPPI टेस्ट पूरा हो गया। एमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू OCI दोनों की बात कर रहा हूं। पहली कंडीशन को बिजनेस मॉडल टेस्ट भी कहते हैं। पहली कंडीशन पूरी हो गई मतलब बिजनेस मॉडल टेस्ट पास कर लिया, दूसरी कंडीशन पूरी हो गई मतलब SPPI टेस्ट पास कर लिया। तो अगर तो हमारी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है और जिसके डिवेंचर्स हैं और यकीनन कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ होता है, उसमें टाइमिंग अमाउंट सब बताई हुई है, तो ये दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। और अगर हमारा इरादा बस पैसे सेव रखने का और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का है तो एमोर्टाइज कॉस्ट, और अगर साथ साथ बेचने का भी इरादा है तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू OCI। और अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, जैसे मैंने मिसाल दी थी, अपने किसी जानने वाले को लोन दे दिया तो उसके साथ तो तय ही नहीं हुआ, या क्रेडिटर्स हैं इसके साथ तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो इनके लिए फिर होता है फेयर वैल्यू थ्रू P&L। क्रेडिटर में वैसे नहीं होता इस तरह, क्रेडिटर में तय ही हुआ होता है, क्रेडिटर में तय हुआ होता है, तो वही लोन वाली मिसाल ज्यादा बेहतर है। और दूसरा, अगर हमने खुद इरादा कर लिया, कब, एट इनिशियल रिकग्निशन, कि हमने फेयर वैल्यू थ्रू P&L ही चलाना है, तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। और ये सारी डिस्कशन हो रही है इनके लिए, वो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की लायबिलिटी है, मिसाल इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, और वो इन्वेस्टमेंट जो कि शेयर में इन्वेस्टमेंट है, इसकी दो क्लासेस हैं, बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, और अगर मैनेजमेंट इरादा कर ले कि इस इन्वेस्टमेंट को हमने फेयर वैल्यू थ्रू OCI ही कहना है, ओ उधर सबसे आखिर में आपके साथ, हाँ, फेयर वैल्यू थ्रू OCI कहना है अगर, तो क्या शर्त है? अरे वो तो वहां खड़े होके बात हो रही थी, उधर खड़ा था मैं, तो पुरानी हो गई बात। मैं तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे आ गया था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का पूछ रहा हूं, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, यार ये तो फिर सबक सुनना शुरू कर दूं फिर। हाँ भाई, ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कौन कौन सी क्लासेस है? ठीक है, कौन सी क्लास कब और कौन सी क्लास कब? अगर, हाँ बस इतना काफी? क्यों भी, सही बता रहा है? नहीं, ये ब्लैक शर्ट रॉक पोर्ट, हाँ यहाँ तक बिल्कुल सही कहा, देख लेना क्या कहा जरा बताना। बस इतना काफी है कि हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है, क्या आगे क्या है वो साथ? अच्छा, इर्रिवोकेबल इलेक्शन भी होता है, वो जो 14 मई का था ना, वो इर्रिवोकेबल इलेक्शन। किस चीज का इर्रिवोकेबल इलेक्शन? यार फिर मैं ही बोलता रहता हूं, फिर आप लोग फिर सुनते ही नहीं है। आप बता दें यार दोबारा। क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की, तो फिर क्या करना है? अच्छा ठीक, वरना चले सुनते ही होंगे बाकी लोग। फिर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, उसकी 3 क्लासेस हैं, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 2 क्लासेस हैं। हो गई क्लासिफिकेशन। अब आते हैं डेबिट क्रेडिट पे।
फाइनेंशियल एसेट्स पे चल रही है बात, बड़ी सी हेडिंग दी थी फाइनेंशियल एसेट्स। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट यानी जब फाइनेंशियल एसेट खरीदेंगे तो पहले दिन क्या एंट्री करेंगे, इनिशियल मेजरमेंट। जब मैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पढ़ाऊंगा ना अभी आज ही, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डिफरेंट है और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की डिफरेंट है, लेकिन इनिशियल मेजरमेंट दोनों के लिए सेम है। तो इनिशियल मेजरमेंट में मैं वो शाखें नहीं बना रहा कि फॉर एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी हैं, फॉर एसेट्स जो दूसरे की लायबिलिटी है, यहां पर सबके लिए सेम है। सब्सिक्वेंट में बनाऊंगा अलग अलग। तो इनिशियल मेजरमेंट ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर सबकी बात हो रही है। मैं तो कहता शाखें नहीं बनाऊंगा, ये क्या किया। हाँ जी, मैंने तो मजाक किया, शाखें तो नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा था ये अलग नहीं करूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की बात हो रही है, तो ये सबकी बात हो रही है। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की बात हो रही है तो ये 3 क्लासेस थी, 2 के लिए इनिशियल मेजरमेंट का ये जवाब है और इसके लिए इनिशियल मेजरमेंट का ये जवाब है। और अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बात हो रही है तो नाम तो उसमें भी वही है, ये और ये। जब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बात हो रही है तो ये छोड़ देते हैं, ये 2 नाम आ गए। और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की बात आ रही है तो 3 नाम आ गए। नाम कॉमन है ना, इसलिए मैंने वो इकट्ठे कर लिया। तो अगर तो हम इन्वेस्टमेंट शेयर्स खरीद रहे हैं, डिवेंचर्स खरीद रहे हैं और उनकी क्लास है ये, तो जितने का मर्जी खरीदें, इनिशियली रिकॉर्ड होगा एट फेयर वैल्यू। चाहे फेयर वैल्यू से महंगा खरीदें, चाहे फेयर वैल्यू से सस्ता खरीदें, हमने इसको फेयर वैल्यू पे डेबिट करना। और आपके लेवल पे फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है, असल में डिफरेंट है। असल में एक सेपरेट आईएस है C5 1, लेकिन आपके लेवल पे ये मार्केट वैल्यू है। लेकिन अगर है इस क्लास का तो पहले दिन इनिशियल मेजरमेंट होगी एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी लिखवाता हूं अभी फिलहाल, जब तक नहीं लिखवाता आप समझ लें जैसे आईडीसी होता है ना, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, बस उस तरह की चीज समझ लें, वरना भी मैं लिखवा देता हूं ये क्या है। तो अगर फाइनेंशियल एसेट, अच्छा फाइनेंशियल एसेट की मिसालों में मैं समझाने के लिए कैश भी बता रहा था, डेटर वगैरह, लेकिन कैश कितने पे रिकॉर्ड करना है ये को आईएएस ने थोड़ी सिखाना है। लीज रिसीवेबल कितने पे रिकॉर्ड करना है ये IFRS 9 ने नहीं सिखाना। डेटर कितने पे रिकॉर्ड करना है ये IFRS 9 ने नहीं सिखाना, ये IFRS 15, क्या ही खूबसूरत आईएएस IFRS 15 पढ़ेंगे हम लोग, रेवेन्यू बहुत जबरदस्त है, वो उसने सिखाना है। तो पीछे इस आईएएस के लिए सिखाने वाली बातें आपके लेवल पे रह ही दो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो अब से ऑनवर्ड बात आप देखेंगे मेनली इन्हीं की हो रही होगी, या किसी कंपनी के TFCs डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया होगा या किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, तो मेनली यही चीजें रह गई हैं, इसलिए मैं मिसालें भी इन्हीं की बोल रहा हूं। तो जब इन्वेस्टमेंट की होगी मतलब डिवेंचर शेयर्स खरीदे होंगे, पहले दिन क्या एंट्री करनी है, नहीं पहले दिन इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट करनी है, इतने से अगर ये क्लास है तो, और अगर ये क्लास है तो इतने से। अभी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करके प्रैक्टिस कराता हूं ना, तो इसकी प्रैक्टिस वहां आ जाएगी। अभी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट से पहले मैं क्या सवाल कर रहा हूं, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करके फिर कराता हूं उसकी प्रैक्टिस। अभी ये शाखों पे फल लगा दिया, इन्वेस्टमेंट डेबिट करनी है, अगर वो इन्वेस्टमेंट ये है तो इतने से डेबिट करनी है, अगर इन्वेस्टमेंट ये है तो इतने से डेबिट करनी है। अच्छा जी, अब ऐसा करें 2-3 ना एग्जाम नोट लिखवाता हूं उर्दू में, इंग्लिश में, पश्तो में। द एग्जाम नोट 1 दे, चल इंग्लिश में लिखवाता है। वो इतना ही आता, दादा ही आता बस।
ये शाखें नोटेड। अब वो इन शाखों किसी एक का नहीं है, बस इस टॉपिक का है। इस टॉपिक के एग्जाम नोट्स बता रहा हूं। पहला लिखें समझ लें पहले, फेयर वैल्यू आपके लेवल पे मतलब मार्केट वैल्यू। अगर सवाल में खरीदते हुए ये भी बताया कि कितने का खरीदा और फेयर वैल्यू भी बताई, तो कितने पे रिकॉर्ड करना? फेयर वैल्यू पे। लेकिन फेयर वैल्यू नहीं बताई, बस कहा है कि इतने के खरीदे थे, तो फेयर वैल्यू ही होगी वो। तो लिखें पहला पॉइंट, नॉर्मली परचेज प्राइस गिवन इन क्वेश्चन, नॉर्मली परचेज प्राइस गिवन इन क्वेश्चन is considered as equal to fair value, however if it is different from fair value, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि डिफरेंट है? फिर फेयर वैल्यू भी बताई होगी तभी हो सकता है ना। तो हाउएवर इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फेयर वैल्यू, बताता हूं आगे। इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट होगी? फेयर वैल्यू से। और कैश कितने से क्रेडिट होगा? जितने का खरीद रहे हैं। तो अगर डिफरेंट है तो डेबिट क्रेडिट में फर्क आ जाएगा, वो डेबिट क्रेडिट का फर्क पीएनएल में जाएगा। देन द डिफरेंस ऑन इनिशियल मेजरमेंट shall be recognized in P&L. Then the difference on initial measurement shall be recognized in P&L. यानी जो अब इस डेबिट क्रेडिट का फर्क बन गया वो P&L में जाएगा। महंगा खरीद लिया तो एक्सपेंस बन जाएगा, सस्ता खरीद लिया तो इनकम बन जाएगा। दूसरा नोट लिखें, in case of fair value through P&L, अच्छा मैं इसकी ना अभी लिखवा देता हूं आपको अंग्रेजी, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेकिन नाम से कुछ समझ आ रहा है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या? कि जितने की खरीद रहे हैं शेयर्स, उस ट्रांजैक्शन करने में कुछ और खर्चे हो रहे होंगे, कोई ब्रोकर को कमीशन देना पड़ रहा होगा, कोई और चार्जेस देने पड़े होंगे, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो अगर ये वाली क्लास में रखना है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो यहां भी हो रही होगी, लेकिन उसको तो मैंने एसेट में नहीं शामिल किया, तो फिर वो एक्सपेंस बन रहा होगा। तो लिखें दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू P&L, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड shall be recognized in P&L. तीसरी बात लिखें। अच्छा ये जो तीसरी बात है ना, ये है तो CFAM लेवल की बात, लेकिन एहतियातन मुझे इसलिए बतानी लग रही है बेहतर क्योंकि FAR 1 में गवर्नमेंट ग्रांट डिस्कस करते हुए इसका जिक्र है, इसलिए बता रहा हूं। अदरवाइज ये FAR 2 के नहीं है बात, ये CFAP की बात है, लेकिन एहतियातन बता रहा हूं। अगर हमने किसी को लोन दिया और 200 मिलियन का लोन दिया, तो एंट्री हम क्या करेंगे? कैश क्रेडिट, और जो हमने लोन दिया है वो हमारा एसेट बन जाएगा 200, ठीक है? लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब इसके बदले हमें कल को पैसा वापस मिलना है और इंटरेस्ट भी लेना है। अगर तो इंटरेस्ट हम उतना ही लेंगे जितना मार्केट में रेट चल रहा है, फिर तो सब सही है। लेकिन अगर हमने ये लोन इंटरेस्ट फ्री दिया है या मार्केट रेट से डिफरेंट पे दिया है, तो जैसे सिर्फ कैलकुलेशन के लिए जैसे कह रहा हूं NIL निकालते थे, कैसे? PV ऑफ जो भी कल को पैसे मिलने हैं, तो ये जो लोन दे रहा है कल को जो इसको पैसे आने हैं, इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल भी, उन फ्यूचर कैश इनफ्लोज को ये मार्केट रेट पे डिस्काउंट करेगा। और मार्केट रेट पे डिस्काउंट करके आंसर अगर 200 से डिफरेंट आया, लेट से 215 आया, तो वो इतने पे रिकॉर्ड करेगा और जो डिफरेंस है वो P&L में जाएगा। और इसको हम कहेंगे इस लोन की फेयर वैल्यू। कैसे निकली?
फ्यूचर कैश इनफ्लोस डिस्काउंटेड एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो अगर हम लोन दे रहे हैं तो उसको पहले दिन, अच्छा आप लोन दे रहे हैं तो वो भी है यही, लेकिन पहले दिन रिकॉर्ड कितने पे करना है? फेयर वैल्यू। अब लोन की फेयर वैल्यू क्या है? तो लोन की फेयर वैल्यू ऐसे निकलेगी कि जो कल को हमें पैसा वापस मिलना है उसकी पीवी मार्केट इंटरेस्ट रेट। लिखे अंग्रेजी। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ अ लोन गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ अ लोन गिवन without interest or without interest or at interest rate other than market rate अच्छा ये गिवन के बाद कॉमा लगा दें और ये जो अभी मार्केट रेट बताया इस पे कॉमा लगा दें। shall be calculated as present value of future cash inflows, present value of future cash inflows discounted at मार्केट इंटरेस्ट रेट। अच्छा अब ये जो पॉइंट लिखवाया है ये बात हो रही है कि 215 कैसे निकलेगा। इस 15 का क्या करना है ये मैं पहले पॉइंट में बता चुका। अभी मैंने सिर्फ ये समझाया कि लोन अगर दिया, अगर तो है ना हम किसी के शेयर्स खरीद रहे हैं, डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, तो उनकी फेयर वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू, वो तो पता लग जाएगी। लेकिन अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? उसके लिए जवाब ये दिया है कि ये होगी फ्यूचर कैश इनफ्लोज की पीवी मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। बाकी इसका और इसका डिफरेंस का क्या करना है वो मैं नोट 1 में बता चुका। तीसरा नोट लिख के नहीं हो गए चले, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली बात तो बता दी। चले एग्जाम नोट बस खत्म। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कर देता हूं एक्सप्लेन। ये सवाल में भी काम आएगी बात और इसके ऊपर एमसीक्यू भी बन सकता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बस ये खत्म हो गया इनिशियल मेजरमेंट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट समझ लें, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये करता हूं एक्सप्लेन। वैसे तो जो अभी समझाया बस हो गया एक्सप्लेन, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अंग्रेजी लिखवा देता हूं। ये न्यूमेरिकल सवाल में भी पहचानना पड़ सकता है और एमसीक्यूज में भी ये टेस्ट हो सकती है, बात जो बताने लगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, incremental costs that are directly attributable to the acquisition of फाइनेंशियल एसेट। अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट और इश्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शेयर्स डिबेंचर्स खरीदते हुए जो खर्चा पड़ रहा है, और अगर बोरोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिबेंचर इशू करते हुए जो खर्चा पड़ रहा है। एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट और इशू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि ये खर्चा इन्वेस्टर को भी पड़ेगा, बोरोर को भी पड़ेगा। जैसे वो लेसर लेसी को पड़ता था ना आईडीसी, तो ये दोनों को पड़ता है। अच्छा अब ऐसा कर रहे हैं कि मैंने आपको मिसालें लिखवा रहा हूं, ये आईएएस में नाम यूज हुए थे, तो ये एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं, ये ना एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती हैं चीजें। तो एग्जांपल्स बताऊंगा, आपने उनको 2 कॉलम में लिखना है, ज्यादा नहीं है, मतलब 3-4 हैं बस। एक वो एग्जांपल्स हैं जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं और एक वो एग्जांपल्स हैं जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। यानी वो खर्चे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं, जैसे वो बचपन में नहीं वो पीपी की कॉस्ट निकालते हुए कि कौन कौन सी चीजें कॉस्ट में शामिल होनी है, कौन सी नहीं होनी है, उस तरह की बात हो रही है।
पहले वो एग्जांपल्स बता रहा हूं जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं। अच्छा, जो शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो चलो खैर नाम है गया ना आप गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनारकली की तरह की कोई मार्केट है, दुकानें खुली हुई हैं, किसी भी दुकान में बढ़ गए। सिस्टम है पूरा, उसमें मुख्तलिफ डीलर्स इन्वॉल्व हैं, उनके थ्रू जाना पड़ता है, उनको जाके अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो कमीशन ले रहे होते हैं अपना, तो उनको जो कमीशन वगैरह देना पड़ रहा है वो होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो पहली मिसाल लिखें, फीस एंड कमीशन पेड, फीस एंड कमीशन पेड टू एजेंट, एडवाइजर, ब्रोकर और डीलर, जो भी नाम है। फीस एंड कमीशन पेड टू एजेंट, एडवाइजर, ब्रोकर और डीलर। अगली मिसाल लिखें, ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज, हो सकता है स्टॉक मार्केट की तरफ से कोई ड्यूटीज वगैरह लगती हो, ट्रांसफर टैक्सेस और ड्यूटीज, ये भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। अगली मिसाल, लेवीज, लेवी, LEVY, और इसी का प्लूरल कर लें तो लेवीज, ये भी ड्यूटीज की तरह की चीज होती हैं। तो लेवीज बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, लेवीज बाय रेगुलेटरी एजेंसीज एंड सिक्योरिटी एक्सचेंजेस, जैसे पाकिस्तान में वो आपने लॉ में शायद पढ़ा हो SECP। ये हैं मिसालें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं। अब वो मिसालें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर एक बिजनेस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, मतलब एक बिजनेस का डिपार्टमेंट है, उन्हीं का काम है लोन लेना देना, इन्वेस्ट करना, तो फिर उस डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरीज, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अगली मिसाल, होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट स्कीम या वो सारे डिवेंचर सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो फिर क्या है कि बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं, तो वो जो लॉकर वालों को फीस दे रहे हैं तो वो होल्डिंग कॉस्ट है, तो उसको नहीं हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहना। अगली मिसाल, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, जैसे डिवेंचर्स खरीदने के पैसे, शेयर्स खरीदने के पैसे बैंक ओवरड्राफ्ट से निकाल के दे दिए, तो अब उसमें इंटरेस्ट पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट ये शेयर्स खरीदने की वजह से पड़ रहा है? नहीं, वो तो पैसे नहीं है तो इसलिए पड़ रहा है, तो उसको भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं कहते। और एक और पॉइंट लिख लें जो अभी फाइनेंशियल एसेट के लिए नहीं है, फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए है, लेकिन अभी बता ही रहा हूं तो अभी लिख लें, डिस्काउंट, चौथी मिसाल, ये फाइनेंशियल एसेट के लिए नहीं है, लायबिलिटी में आएगी ये, डिस्काउंट और प्रीमियम, डिस्काउंट और प्रीमियम। ये जब फाइनेंशियल लायबिलिटी पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा ये बात। चलें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बस बहुत है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये जो क्लासेस के नाम थे ना अजीब अजीब, ये नाम असल में वो सलूक है जो इनके साथ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में होता है, तो वो जो इनके साथ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में सलूक होता है वो फिर क्लासेस के नाम रखे हुए हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता है कि अब जब बैलेंस शीट बनेगी तो क्या होगा। अब मैं कर रहा हूं अलग, यानी पहले बात करते हैं वो एसेट्स, पहले आसान वाला काम करता हूं, दैट आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटी। मिसाल हैं जी, यार चुप बैठे हुए हैं यार। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को सब्सिक्वेंटली मतलब बैलेंस शीट बनाते हुए क्या करेंगे ये बताता हूं।
कितनी क्लासेस थी इसमें? 2। अब इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में ना मैं 3 पॉइंट लिखूंगा और 2 पॉइंट दोनों क्लासेस में कॉमन है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन में याद करना आसान हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। वो पॉइंट में बेशक रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन में अच्छा है याद करना। तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास और फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल क्लास। यानी अगर फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल क्लास है तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है। 3 बातें बताऊंगा, 2 तो सेम है, लेकिन मैं दोबारा इसलिए लिख दूंगा ताकि कंपैरिजन में आपको याद करने में आसानी हो। इनके नामों से पता चल रहा है ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में किस अमाउंट पे शो होंगी? फेयर वैल्यू। तो ईयर एंड पे एसेट शेल बी रीमेयर्ड टू फेयर वैल्यू एट एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड पे इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे। यही बात इसके लिए भी है। दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों को ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट कर देना है। एट एंड ऑफ ईच ईयर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल क्लास है, चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास है, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करना। अपडेट करेंगे तो गेन लॉस आएगा। तो नामों से पता चल रहा है क्या करेंगे उस गेन लॉस का। इस क्लास का गेन लॉस ओसीआई में और इस क्लास का गेन लॉस, बस हो गया। देखें आता है आपको सारा। बस पेपर नहीं होता। टीचर्स नहीं बना सकते। तो अब जो रिजल्टिंग फेयर वैल्यू गेन और लॉस है वो जाएगा इन ओसीआई, जबकि इस सूरत में एनी रिजल्टिंग फेयर वैल्यू गेन और लॉस जाएगा पी&एल में। ये फर्क है दोनों में। बस हर ईयर एंड पेन को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, लेकिन इसका गेन लॉस ओसीआई में जाएगा, इसका गेन लॉस पी&एल में जाएगा। तीसरी बात ये भी दोनों में कॉमन है, जब किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा। तो अगर ये वाली क्लास है तो डिविडेंड का क्या करें, ये वाली क्लास है तो डिविडेंड का क्या करें। मैंने भी बोला था दोनों में सेम है, नहीं सुनते ना। डिविडेंड इनकम होती है, तो चाहे ये वाली क्लास है चाहे ये वाली क्लास है, डिविडेंड इनकम ही है। डिविडेंड इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन पी&एल। डिविडेंड इनकम है, चाहे ये क्लास है चाहे वो क्लास। यार यहाँ जो गुलबर्ग में FAR 1 में बच्चे बैठे होते थे, इतने बुरे लोग नहीं थे आप। आई कैप से फिर भी डबल पास हो गए, मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे। है हाँ, मैंने डबल कहा है ना।
है, हाँ सर्टिफिकेट भी आ गया। नोटेड। सवाल लिखें। ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इनकी हो गई पूरी, इनकी, इसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर कल मैं वो कराऊंगा इन्वेस्टमेंट एंड डिवेंचर्स, वो थोड़ा सा जरा मुश्किल है, थोड़ा सा। इसकी प्रैक्टिस के लिए सवाल लिखते हैं। इसकी हो गई पूरी, ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इनकी पूरी हो गई, ये इनके सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट डन, ये खत्म हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस ही है, डबल एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट, एसओएफपी की एक्सट्रैक्ट्स, बस यही है। ये आसान है, ये वाला आसान है। ऑन, सवाल लिखवा रहा हूं, ऑन फर्स्ट मे 2022, ऑन फर्स्ट मे 2022 3,000 shares of company A, 3,000 shares of company A were purchased at a price of 28 रुपए, 28 पर शेयर, 28 पर शेयर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड, 1.5 रुपया पर शेयर, 1.5 पर शेयर, 1.5 पर शेयर। और ऑन फर्स्ट अगस्त 2022 कंपनी ए डिक्लेयर्ड, अच्छा FAR1 में शायद ये बात आपको याद ही हो, शेयर की फेस वैल्यू ना भी बताई हो तो बाय डिफॉल्ट 10 रुपए होती है। हाँ सही है। ऑन फर्स्ट अगस्त 2022 कंपनी ए डिक्लेयर्ड 12% डिविडेंड, 12% डिविडेंड, which was paid on 31st अगस्त, 31 अगस्त को फिर ये पे हो गया। और चले ठीक है, बस आगे लिखें। फेयर वैल्यूज वर एज फॉलोज। फर्स्ट मे को खरीदा कब है? हाँ, फर्स्ट मे को 27 रुपए 27, और 31 दिसंबर को 31 दिसंबर 35 रुपए 35। मुझसे रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022 if investment is classified as अब इसके बाद आगे पार्ट ए फेयर वैल्यू थ्रू OCI और पार्ट बी फेयर वैल्यू थ्रू P&L। चले, मुझसे रिक्वायर्ड है। आप लोग जाए जाना तो मैं कर लूंगा फिर। फेयर वैल्यू थ्रू OCI, आज फिर मैंने वो रखा है बयान कॉस्ट के बाद। फेयर वैल्यू थ्रू OCI फर्स्ट मे को खरीदा तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी डेबिट। इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट होगी? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो फेयर वैल्यू कितनी? 27 रुपए, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी? 1.5 रुपए। तो 28.5 से होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट, और 3000 शेयर हैं। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी इनिशियली, ये वो इनिशियल मेजरमेंट इनिशियली रिकॉर्ड होगी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास में, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो वो 1.5 रुपया ऐड कर दिया। 28 क्या खरीदा कितने का है? हाँ, तो खरीदने पे तो नहीं रिकॉर्ड करना ना, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना। फेयर वैल्यू 27 रुपए थी। इनिशियल मेजरमेंट लिखवाई है मैंने, जो एसेट अगर क्लासिफाई हो रहा है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, तो इन्वेस्टमेंट कितने से इनिशियली रिकॉर्ड होगी? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो फेयर वैल्यू 28 रुपए नहीं है, फेयर वैल्यू तो 27 रुपए है, उसमें 1.5 रुपया मिला लिया। कितना? 85,500। और एक दो लाइनें छोड़ लेते हैं। कैश कितना जा रहा है जेब से? कैश जेब से जा रहा है 28 रुपए, और 7.5 रुपए, 29.5 रुपए। कैश इतना जा रहा है। खरीदा हमने 28 का है, तो पैसे हम 28 दे रहे होंगे, और 7 और 1.5 रुपया। लेकिन इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू से डेबिट होनी है, तो इनटू 3000, 88,500। अब ये जो हमें 1 रुपए महंगा शेयर पड़ा, ये वो है जो एग्जाम नोट लिखवाया था पहला, कि अगर हमने फेयर वैल्यू से डिफरेंट का खरीदा है, तो हमने 1 रुपया महंगा खरीदा है ना, तो वो 1 रुपया हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। तो उसको बेशक अंग्रेजी लिख लें, लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन, या बस P&L भी काफी है। 3000। ये 28.5 और 29.5 वाली बात देख लें बेटे, क्लियर है कि नहीं? 28.5, 29.5, ओके। और ये 3000 भी। अब आगे डिविडेंड। 1 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो हमारा हक बन गया डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कितना? हाँ जी, डिविडेंड परसेंटेज किस पे लगती है? फेस वैल्यू। तो 10 रुपए का 12% कर लें तो 1.2, और शेयर्स हमारे पास 3000 हैं, 3600। और महीने बाद ये पैसे मिल गए 31 अगस्त 22, कैश डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट 3600। और आगे ईयर एंड। तो अकाउंटिंग ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड कितने पे है? 28.27 नहीं, 28.5 पे रिकॉर्डेड है, और अब इसको पहुंचाना है 35 तक। तो कितना? 28.5 पे रिकॉर्डेड है, 35 तक पहुंचाना है, तो 6.5, यानी हमने 6.5 से बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी डेबिट 6.5। कितनी? 19,500। ये 6.5 वाली बात ना समझ आई किसी को? इन्वेस्टमेंट हमने रिकॉर्ड कितने पे की है पहले दिन? 29.5 के 28.5, 28.5। ईयर एंड पे उसको अपडेट करके हमने फेयर वैल्यू तक पहुंचाना है, तो फेयर वैल्यू 35 है। फेयर वैल्यू तक पहुंचाना है कि फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट तक पहुंचाना है? फेयर वैल्यू तक। ट्रांजेक्शन कॉस्ट बस पहली दफा का था, फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, तो 28.5 से 35 रुपए तक पहुंचाना है, तो 6.5 का इंक्रीज है। क्रेडिट क्या होगा? अच्छा, वो FAR1 होता था, चलो कभी भूल भाल गए होंगे। इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक ये होती है P&L। इधर होते हैं इनकम और एक्सपेंसेस। लेकिन कुछ गेन्स और लॉसेस ऐसे होते हैं जो है गेन और लॉस, लेकिन उनका इधर आना मना है। उनके लिए बनाया गया होता है एक एरिया, उसको कहते हैं अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। और बचपन में अभी तक आपने सिर्फ इसमें रिवैल्यूएशन गेन लॉस पढ़ा था। अब थोड़े से बड़े हुए हैं, तो अब यहां पर एक और आ गया, फेयर वैल्यू गेन लॉस। और इस आंसर को क्या कहते हैं? टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। नेट प्रॉफिट ये होता है, इसको टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम होती है जो प्रॉफिट के बाद ऐसे गेन लॉस आ रहे होते हैं जो इनकम नहीं है।
तो उनको अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में शो करते हैं। तो ये जो 19,500 का गेन आया है ये अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में जाएगा। लेकिन नाम तो रखना है ना कोई अकाउंट का। इसका क्या नाम लेते थे? ये वाला अकाउंट का नाम क्या था? रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो इसके लिए अकाउंट इस्तेमाल होता है फेयर वैल्यू रिजर्व। अच्छा, इसका ना ज्यादा इस्तेमाल सीफैप में है, लेकिन आप अभी ही इसको पक्का रखें। आपने ना इसके साथ ओसीआई का वर्ड जरूर लिखना है ब्रैकेट में, ये जरूर लिखना ओसीआई, फेयर वैल्यू रिजर्व, ओसीआई जरूर लिखना है साथ। 19,500 ये हो गई 2022 की एंट्रीज, अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो। अच्छा, मैं तो अभी कर ही दूंगा, लेकिन 2 मिनट लें। और बेशक अगर आपको ये मसला है कि रजिस्टर गंदा हो जाएगा तो लिखें ना, जबानी सोच लें, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल की एंट्रीज पहले आप ट्राई करें। इन्हीं को गौर करके देख लें बेशक, लेकिन ट्राई बेटे पहले आप करें। फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल की देखें क्या एंट्रीज होंगी और इनमें क्या क्या फर्क होगा, या ऐसी होंगी। पेज गंदा होने का मसला नहीं है तो लिख के कर लें, नहीं तो जबानी देख लें। है जी, ऑलमोस्ट। हाँ, तो फेयर वैल्यू थ्रू तक तो अंग्रेजी भी सेम है ना। हाँ जी, एफर्ट डन। पहली एंट्री। अब पहली एंट्री में फर्क ये पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट, चूंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल है, तो एसेट कितने से रिकॉर्ड होगा? 27 से। जी 81,000। और वो जो ₹1.5 है वो एक्सपेंस बनेगा। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि वो भी यही पीएनएल के नाम से डाल दें, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के एक्सेट्स बनाते हुए ना बच्चे उसको भूल जाते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि आप उसको अलग डेबिट करें।
है ये एक्सपेंस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लेकिन अलग से डेबिट कर लेंगे तो फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए भूलेंगे नहीं। 1.5 रुपया। तो फर्क ये पड़ा कितना कि इन्वेस्टमेंट में पहले हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट डाल दी थी तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ा दी थी, अब इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया और ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग से एक्सपेंस बन गया। अलग एंट्री भी कर सकते, बिल्कुल ठीक है, अलग एंट्री कर दें, लेकिन अलग एंट्री करेंगे तो फिर कैश का ध्यान रखना। पहले वाली एंट्री में आप 28 से कैश क्रेडिट करना, फिर अगली में 1.5 से करना। ये दोनों सेम रहेंगे। इधर क्या होगा, अब हमने इसको 27 से 35 तक पहुंचाना है, 8 रुपए। अब 27 से 35 तक पहुंचाना है कितना, 20, और इसका क्रेडिट भी P&L में जाना है। तो या तो फेयर वैल्यू गेन लिख दें या बस P&L काफी है। हाँ, तो ये ऐसे ही आसान है, ये आसान ही है। चलें इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कल और करा के ना, मतलब मंडे को, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स कराता हूं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।